हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की। इसमें हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ ली थी, ठीक। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? आप सपोज करिए कि कोई दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, एक ये भी Q1 चार्ज है। पॉजिटिव साइन है इन पे, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक। अब देखिए, इस पे भी Q1 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी Q1 पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में अब सेम चार्जेस के बीच में क्या लगता है? रिपल्शन फोर्स लगता है। जैसे अगर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर यही अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क कर जाएगा, ठीक। रिपल्सन फोर्स करेगा और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो कूलम कहते हैं कि जो ये फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो इनके प्रोडक्ट, जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो फोर्स मैंने बताया, ये फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक। और ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। आप समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ये दोनों चार्जेस हैं, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। और ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कुल मिला के इसे हम लोग कंबाइन कर देंगे और ठीक यही लॉ हमारा कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट्स। ओके, तो लाइट चली गई थी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कोई दो चार्जेस है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ की तरह है ना। वहां पे कोई हम दो बॉडीज लिया करते थे जिनका मास m1 m2 हुआ करता था। फोर्स जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। यहाँ पे चार्ज है तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और बाकी डिस्टेंस ऐसे ही आती थी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक। फिर इन्हें कंबाइन करके हम लोग जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है उससे कंप्लीट करते थे। और यहाँ पे ये कूलम्ब्स लॉ है, तो मैंने बता दिया इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो स्टूडेंट्स, ये आप नोट करना चाहें तो रफ में ऐसे नोट कर लीजिए। अब हम इसकी थ्योरी आपको लिखा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने थ्योरी नोट कर दी है। जो आपको यहाँ पे मैंने समझाया था वही नोट कर दिया लैंग्वेज में, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ लेकिन क्या होता, तो अकॉर्डिंग टू कूलम के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कूलम जो थे वो क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया था देयर वर्क्स ऑफ फोर्स। अब जो दो चार्जेस रखे हैं इनके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, ठीक। देयर वर्क्स ऑफ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। तो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 है ये, ठीक। ये Q2, यहाँ पे दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, इनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा होगा। देयर वर्क्स ऑफ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने बताया इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। और जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स का, लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस का प्रोडक्ट, तो चार्जेस का प्रोडक्ट, एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनका प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लाई का मैग्नीट्यूड,
उनकी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, जो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जो 1 के अपॉन में हो, ठीक। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर है इसीलिए इसे कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, वही लिखा है यहाँ इनवर्सली, है ना, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, ये हमने जो लिख के दिखाया है दैट इज करके लिख देना ये, ठीक, क्योंकि ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये हमने लिख दिया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, और ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे और इसका एक्सप्रेशन, ठीक, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा अब आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन कर लेंगे, तो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा Q1 Q2 और आर स्क्वायर नीचे, तो आर स्क्वायर नीचे रहेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे ये के लगा लिया, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया और कांस्टेंट हमने के लगा लिया, ठीक। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली ये पता लगा है कि जो के की वैल्यू है वो 1/4 एप्सिलॉन है, ठीक। तो 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होगी। तो एक काम करेंगे हम लोग, के में ये जो के रखा है यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो फोर्स हमारा कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है कि ये एप्सिलॉन क्या है, तो ये परमिटिविटी है किसी मीडियम की, ठीक। परमिटिविटी है किसी मीडियम की। अगर इन चार्जेस को, जो ये Q1 Q2 हमारे चार्जेस हैं, अगर इन चार्जेस को हम लोग फ्री स्पेस में प्लेस्ड कर दें, फ्री स्पेस में अगर हम लोग इन्हें रख दें, ठीक, फ्री स्पेस, या फिर फ्री स्पेस को हम लोग वैक्यूम भी कहते हैं या फिर एयर कहेंगे, ठीक। तो जो हमारा एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बता दिया था, ठीक। अगर इन चार्जेस को हम लोग प्लेस्ड कर देंगे, मतलब रख देंगे फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या फिर एयर में, तो एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एप्सिलॉन रखा था वहां पे एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो एक्सप्रेशन हमारा जो फोर्स का आएगा वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बता भी देना है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम और एयर का है, ठीक। फ्री स्पेस को ही वैक्यूम भी कहते हैं और ये एयर कह दोगे, ठीक। अब आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बता देनी है। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, ये वैल्यू होती है। लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता लगे, अब इसकी भी तो वैल्यू पूरी पता होनी चाहिए। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में इस पूरी वैल्यू को रख दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की कंप्लीट वैल्यू को रख दीजिए। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, ठीक। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। ये वाला लास्ट में एक्सप्रेशन, पहले आप ये वाला नोट करोगे, देन ये वाला नोट करोगे, फिर यहाँ से नोट करोगे यहाँ तक, ठीक। उसके बाद हम लोग इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलम्स लॉ की, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक।
ओके स्टूडेंट्स, तो हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। वेक्टर फॉर्म देखेंगे अब हम इसकी। तो हमारा क्या आया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये आया था। ठीक, तो अब आप स्टूडेंट्स देखिए वो हमारी, अब देखिए आप स्केलर और वेक्टर में आप डिफरेंस जानते हो। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा लें, इस तरह से यूनिट वेक्टर लगा लें, तो ये वेक्टर एफ हो जाएगा, क्योंकि अब ये डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो कर रहा है, तो ये वेक्टर एफ जिसे हम लोग कहेंगे। ठीक, अब ये वेक्टर फॉर्म हो गई आपकी। अब इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब आप लोग जानते हो आर वेक्टर जो होगा वो वेक्टर आर अपॉन आर के बराबर होगा। अब आपने इस तरह से पढ़ा था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इस तरह से पढ़ा था। अब लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था कि ये इसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, जो कि आर के बराबर होता है। ठीक, आप इसे साइड में नोट कर लेना। और यहाँ पे वेक्टर आर की, सॉरी आर कैप की वैल्यू रखोगे। ठीक, ये आर कैप है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो आर कैप की वैल्यू आप रखोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर अपॉन आर, आर के नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो वेक्टर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और वेक्टर आर, इस तरह से। ठीक, तो ये आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने कूलम्स लॉ पढ़ा और उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, बिल्कुल सीरीज से लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले और अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया जाएगा। और लास्ट में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर वगैरह करवा देंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।